हेलो दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, G20 की प्रेसिडेंसी में जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन को लेकर जो बात हो रही है, उस चीज़ को इंडिया किस तरह से चैलेंज के रूप में ले रहा है, और साथ साथ अगर हम देखें कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इंडिया को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आज हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को आप फॉरवर्ड करें। आप अगर इस तरह से करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। तो आज शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द चैलेंज टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी फॉर इंडिया। ओके, तो इस संदर्भ में जो हमारे पास सबसे पहली जो स्लाइड निकल कर सामने आ रही है, इसमें अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा अगर हम बात करें क्या कहा गया है इस क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए, वर्चुअल करेंसी के रेगुलेशन के लिए, तो हम देखते हैं। अखबार की हेडिंग्स पर अगर हम नज़र देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट फेस टफर रूल्स अंडर G20 प्लान। निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं, इन G20 प्रेसिडेंसी क्रिप्टो रेगुलेशन इज अ वर्किंग प्रायोरिटी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की आप न्यूज़ देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट सीक्स डिसीजन ऑन क्रिप्टो रूल एट G20। G20 2023 की मेज़बानी हमें मिल चुकी है। इंडोनेशिया से ट्रांसफ़र होकर ये भारत के पास आई है, और अभी आपने देखा कि जो बैठक हुई है उसमें कुछ जनरल मुद्दों को लेकर बातचीत चली, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा हमारे सामने निकल के आ रहा है वो इन्वेस्टर्स के हित के लिए निकल के आ रहा है। यानी क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या नॉर्म्स बनाए जा सकते हैं। आपको ये भी पता है कि भारत में CBDC जो है लॉन्च हो चुका है, और इसके भी प्रॉपर रेगुलेशन की हमको ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है ये कैसे किया जाए। भारत में रेगुलेशन के लिए कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी इनसफिशिएंट महसूस होते हैं। तो इन इनसफिशिएंट नॉर्म्स को पूरी तरह से सफिशिएंट करने के लिए हमें कुछ अलग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिनके लिए एडवाइस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को रेगुलेट कर। लेकिन इन चीज़ों को बताने के पहले हम ये देखते हैं कि एक इंडेक्स पर नज़र मार के कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। जनरली ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये इंडेक्स निकाला जाता है, सिंगापुर बेस्ड एक एजेंसी है। इस एजेंसी का नाम जो है वो चेन एनालिसिस है। चेन एनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स नाम से ही आपको जो है पता चल रहा है कि किस तरह से जो है कहते क्रिप्टो करेंसी का किस कंट्री में क्या हेल्थ है, उससे रिलेटेड ये जो है इंडेक्स निकाला जाता है। आप यहाँ पर एक चार्ट दिखाई पड़ रहा है, इस चार्ट में हम देखते हैं कि भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। वहीं पर अगर हम पहले स्थान की बात करें तो वो वियतनाम हमारा पहला जो है इस चार्ट के हिसाब से रैंकिंग पर आता है। उसके बाद फिलीपींस है, यूक्रेन है, देन इंडिया। ये जो एनालिसिस की गई है ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका पैरामीटर क्या है। अगर इसके पैरामीटर की हम बात करें तो ये 5 पैरामीटर्स पर बेस्ड है। ठीक है, यहां पर 5 पैरामीटर्स हम लेते हैं, और इन 5 पैरामीटर्स के आधार पर किस कंट्री में क्या हेल्थ है जो है क्रिप्टो करेंसी की, या जो है क्रिप्टो करेंसी के मामले में किस कंट्री की क्या रेटिंग है, इसको हम देखते हैं। रेटिंग देखने के लिए जो रेटिंग हम रखते हैं उनको स्कोर दिए जाते हैं। वो स्कोर हमारे होते हैं 0 से 1 के बीच में। इस बार जो रैंकिंग की गई वो टोटल 146 कंट्रीज के बीच में की गई है। ठीक है, तो यहां पर इससे रिलेटेड अब यहीं से हमको समझ में आ रहा है कि भारत में अगर हम देखें कि 146 कंट्री में अगर चौथा स्थान है, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए जो रेगुलेशन की ज़रूरत है वो हमको कितनी बड़ी आवश्यकता है इसको प्रॉपर रेगुलेट करने की। भारत में जैसा मैं बता चुका हूं कि नॉर्म्स बनाए गए हैं। इस नॉर्म्स पर एक एक करके हम ध्यान देते हैं कि नॉर्म्स बनाए क्या गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो नॉर्म बनाया गया है वो 2021 में RBI ने बनाया इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि भाई देखो, सब आप बैंक जाते हैं, बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले KYC नॉर्म्स को पूरा किया जाता है। यहाँ भी इसी तरह से KYC नॉर्म्स के बारे में बात की गई।
दूसरी चीज, इन्होंने एक सजेशन दिया, इन्होंने ये कहा कि एक हमें ऐसा स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना चाहिए जो किस चीज के लिए काम आए, वो काम आए आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मैं बता दूं आपको, PMLA यहाँ भारत में एक्ट बनाया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा जो है एक्टिविटी होती है जिसमें जो पैसा है उसका मिसयूज किया जाता है। जैसे आप अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल लें, काला धन, आपके पास पैसा है, आपने जो है स्विस अकाउंट में आपका पैसा रखा हुआ है, गवर्नमेंट की नज़र से आप बचा रहे हैं, ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकार है। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए KYC नॉर्म्स वगैरह, जो भी इन्वेस्टर्स है या जो भी आप कह सकते हो इन्वेस्ट करना चाह रहा है इस मार्केट में, उसकी पूरी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा जो है नॉर्म्स बनाया गया है वो इस बार के बजट में पेश किया गया है, और इस बार के बजट में जो पेश किया गया है वो चीज़ ये है कि अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन से लाभ उठाते हैं, और ये डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है ये क्रिप्टो के बारे में है, इससे जो लाभ मिलता है उसमें जो आय होती है उस आय पर 30% हम टैक्स लगाएं, ये किया है। ठीक है, ताकि जो इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक बार को सोचे कि जितना हमें गेन मिलेगा उसमें हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप कह सकते हो कि इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। CBDC जो इंट्रोड्यूस की गई उसका रेगुलेटर है, RBI रेगुलेटर है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी में अगर पैसा आपका गया तो चला गया, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है। तीसरी जो नॉर्म्स हमारे सामने आ रही है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल, इसको जो निर्देश, इसके अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं, एक डिस्क्लेमर यानी आप कह सकते हैं एक स्लोगन दिया गया है। ये स्लोगन जनरली क्या है, ये कहता है कि ये जो आप इस तरह के ट्रांजैक्शन में जो है क्या कहते हैं, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस स्लोगन के अनुसार एक जो इस मार्केट का जो जोखिम है उस जोखिम के बारे में सचेत करना। जैसे आप देखते हैं ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए तो उसमें लिखा रहता है म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, प्लीज ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर यही चीज, तो तीसरी जो नॉर्म्स आ रही है कि लोगों को सचेत किया जाए। लेकिन देखा जाए अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, किसको दिया जा रहा है, इसके बारे में अगर रेगुलेशन की हम बात करें तो एक बहुत ही जो आप कह सकते हो कि पोटेंट नॉर्म्स होने चाहिए, वो हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में कमी दिखाई पड़ती है। तो इसके लिए एक जो है सजेशन दिया गया है इंडिया को कि कई देशों के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल नॉर्म बनाया जाए इस डिजिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर जो सजेशन दिए गए, इस सजेशन में जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द आउटकम ऑफ द G20, इट इज द आउटकम ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड सिंगापुर। ठीक है, इन तीनों की मदद से G20 आप जान ही रहे हैं कि ये जो है 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। साथ साथ सिंगापुर की मदद से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की स्थापना की गई है, और जैसा कि नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है। इसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि इसमें बनाया क्या गया है, इसमें प्रपोज क्या किया गया है। यहाँ पर हम पहली चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ये जो FSB है ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप FATF जैसी जो है संस्था देख सकते हो, IMF जैसी संस्था देख सकते हो, ठीक है, और साथ साथ बेसल कमेटी जैसी संस्था देख सकते हो। बेसल कमेटी मैं आपको बता दूं, ये वही कमेटी है जो बेसल नॉर्म्स प्रपोज करती है, जो इंटरनेशनल बैंकिंग में जो रिस्क है, ठीक है, रिस्क से निपटने के लिए जो CAR है यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको कितने पर मेंटेन किया जाए इसके बारे में नॉर्म्स प्रपोज करती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक छोटी मोटी संस्था नहीं, एक छोटा मोटा सेटअप नहीं है, बल्कि बड़े सारे विश्व के जो है क्या कहते हैं पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक स्टेबिलिटी लाना चाहती है। और ये जो स्टेबिलिटी होगी, ये स्टेबिलिटी आपकी 9 अलग अलग पैरामीटर्स पर बेस्ड है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप वीडियो पॉज करके इसमें देख सकते हैं कि वो पैरामीटर क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए कि रिकमेंडेशन अप्लाई टू एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, asset activities and associated issuers, service providers that may pose risk to financial stability।
और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि साफ साफ लिखा गया है क्रिप्टो एसेट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं, किन किन तरीकों से इसको रेगुलेट किया जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी अगर हम बात करें तो जो दूसरी बात है वो यूरोपियन यूनियन को लेकर अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने जो है अगर हम बात करते हैं यहां पर दूसरी चीज हम देखते हैं माइका की अगर हम फुल फॉर्म देखें, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन। माइका ये जो है ये आपका अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि इट इज द फाइनली बिकेम अ रियलिटी फॉलोइंग इट्स अप्रूवल बाय द यूरोपियन यूनियन ऑन अक्टूबर 5, 2022। इसके पहले यह प्रपोज किया गया था, लेकिन अक्टूबर में यूरोपियन यूनियन की तरफ से इसको पूरी तरह से फॉर्मुलाइज्ड कर दिया गया है और यह आशा की जा रही है कि आने वाले वर्ष में इसके क्वार्टर फर्स्ट में इसके जितने भी नॉर्म्स हैं वो अप्लाई कर दिए जाएंगे, इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भारत को माइका से भी काफ़ी मदद मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है इन्वेस्टर्स को या ऐसे सारे लोग जो अपना पैसा डिजिटल मार्केट में लगाना चाहते हैं। तो लाइसेंस यहाँ पर देखिए, इंट्रोड्यूस लाइसेंसेस फॉर क्रिप्टो एसेट इशूअर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। पहली बात तो एक इसको लीगलिटी दी जाएगी प्लेटफॉर्म को। आप ये प्लेटफॉर्म, लीगलिटी का मतलब मेरा कहने का ये है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो लीगल प्लेटफॉर्म होगा। जैसे आप देख सकते हो कि जब शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे जो है क्या कहते हैं आपके एजेंसीज होती हैं जो गवर्न करती हैं आपको कि किस तरह से आप कहाँ पे पैसा लगाइए कि आपका जो है जो प्रॉफिट है वो हो सके। तो यहाँ पर जो लाइसेंस है वो इसी तरह के प्रोवाइडर्स का जो है लाइसेंस दिया जाएगा। और साथ साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या किया जा रहा है, कॉल्स फॉर डिस्क्लोजर of the environment impact on the crypto assets ensures traceability। this is very important। traceability यानी सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ट्रेस किया जा सके। of the crypto assets requires maintaining liquidity to meet investors redemption request and places liability of losses assets on service provider। ठीक है, तो यहां पर एक तरह से एक संस्था ऐसी बनाई जाएगी, इस संस्था के द्वारा कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कोई अगर रिस्क होता है तो उस रिस्क को कैसे, किस तरह से उस रिस्क का मैनेजमेंट किया जाए वगैरह वगैरह, इसके थ्रू जो है नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो इंडिया यहाँ से भी पूरी तरह से सहायता ले सकता है अपने देश में इन सारे प्लेटफॉर्म को, इन सारे जो है मुद्दों को सामने रखकर इस पर एक नया जो है आप कह सकते हो चैनल बनाने के लिए। इसी के साथ साथ सिंगापुर में अभी आप मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, इन्होंने एक पेपर वर्क किया है और उस पेपर वर्क का जो नाम है वो नाम आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो नोट कर लें। उसका नाम है आपका डीपीटी। ये जो आपका डीपीटी है इसका जो फुल फॉर्म आएगा वो डिजिटल पेमेंट टोकन आएगा। इस पेपर में उन्होंने क्या चीज़ प्रपोज की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को लॉन्च करने की बात कही है। यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए एक इस तरह की एजेंसी बनाई जाएगी जहां पर वो अपने कम से कम शिकायत दर्ज करा सके कि उसको कहां पर किस तरह से फाइनेंशियली लॉस हुआ है। दूसरी चीज, इसका एक प्रपोजल और इन्होंने दिया, वो प्रपोजल ये दिया कि रिकवरी भी होनी चाहिए। ठीक है, रिकवरी, जो लॉस्ट एसेट है कुछ ना कुछ जो इन्वेस्टर्स है उसको रिकवरी के तौर पे देना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अलग अलग एजेंसीज के द्वारा बहुत सारे अलग अलग जो है पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिन पैरामीटर्स की सहायता से अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू या रिजर्व बैंक अपने एक्ट के थ्रू जो है इस पूरी क्रिप्टो मार्केट को या आप कह सकते हो डिजिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए नॉर्म्स बना सकता है। अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं क्योंकि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है जिस पर नॉर्म्स बनाए जाए। नॉर्म्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे साइबर जो है सिक्योरिटी पर थ्रेट आते रहते हैं
और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो साइबर क्राइम होते हैं इनसे बहुत सारी चीज़ें आपके जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं उनको ब्रेक भी किया जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करना। तो दोस्तों आज के इस विषय में हम लोगों ने ये चर्चा की कि किस तरह से हम क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।